आपके इस पैरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 12 के एक टॉपिक पे मैं आपसे बातें कर रहा था, कंडक्शन पे। कंडक्शन के केस में हमने लास्ट वीडियो में आपसे बातें की थी, प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे बातें किया था वैद्युत धारा पे। उसी केस को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बातें करेंगे कि उनके रैंडम मोशन पे यादृच्छिक गति कैसी है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है, श्रांति क्या होता है। ये छोटे छोटे कंपोनेंट है किसी कंडक्टर के अंदर होने वाला, ठीक है। हालांकि इन्हीं सभी की हेल्प से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बात करेंगे। हालांकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। आज हम बातें करेंगे केवल इनके रैंडम मोशन पे, माध्य मुक्त पथ पे और श्रांति काल पे, ठीक है। तो छोटे छोटे कंपोनेंट आने वाले, छोटे छोटे रिफ्लेक्शंस बनेंगे और छोटे छोटे क्लू इसमें आने वाले। हर चीज को फील पकड़ के चलिएगा और हर चीज को नोट करके चलिएगा। तो जल्दी से कॉपी निकाल लें, पेन निकाल लें, फटाक से नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो आइए आगे की तरफ बात करते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों में यादृच्छिक गति क्या होता है। अब देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति, मैं कोई एक कंडक्टर ले लेता हूं, यानी एक चालक लिया और उस चालक में, ठीक है, उस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो किस तरीके का होगा, हम उस बात को पहले समझें। जैसे हम एक नॉर्मल कंडक्टर ले ले, यदि मैं एक नॉर्मल कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर के अंदर, ऐसा समझो, एक कंडक्टर के अंदर हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर यानी चालक के अंदर ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं ना, एक बात पहले से जान लो कि ऐसा नहीं होगा कि इनका टाइम पीरियड बहुत लंबा होगा। जैसे ही हम जोड़ेंगे प्लग में वैसे ही काम करेगा ये, और ये चीजें बहुत कम टाइम में होगा ना, बहुत ज्यादा कम टाइम के अंतर्गत होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब इनके अंदर की बातें करें तो जैसे मैंने एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को हमने क्या किया, इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ा, ऐसा समझो। जोड़ते ही की बात मैं कर रहा हूं, जैसे ही मैंने जोड़ा उस कंडीशंस की मैं बातें कर रहा हूं ना। जैसे ही जोड़ा यानी यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ वो बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण हुआ। जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण हुआ, उस वजह से इनके हमें जितनी जानकारी है, कक्षा 10 में जितनी चीजें हम लोग पढ़े हैं, जितनी जानकारी आपको मिली हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको यह बात पता है कि बाह्य फील्ड के कारण यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर से इधर फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लोमेंट होगा वो उसके विपरीत दिशा में होगा, यानी इलेक्ट्रॉन इधर बहना स्टार्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर बहेगा यानी फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो इसके इस सिरे पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्जेस आ जाएगा, और इसके इस सिरे पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस। यानी ये चार्जेस धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, जमने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, जमने ना, जमने लगते हैं, एक्युमुलेट होने लगते हैं ना। जिसके कारण जैसे ही मैं इसको दूसरी शब्दों में यदि मैं बातें करूं तो यहां देखो, इलेक्ट्रॉन इधर आने लगा तो यानी यहां निगेटिव चार्जेस इधर आने लगे, पॉजिटिव चार्जेस इधर आने लगे, तो यहां जो चार्ज उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं हम लोग प्रेरित आवेश, उसे कहते हैं इंड्यूस चार्ज। प्रेरित आवेश हुआ और इस इंड्यूस चार्ज के कारण अब कंडक्टर के अंदर देखो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बना जिसको हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। हालांकि प्रीवियस लेक्चरों में हम इन सभी चीजों पे बातें आपसे किए हैं, मैंने आपसे बातें किया है, उन छोटी छोटी चीजों को दिखाया है। अब देखो, जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चालक को रखा, तो अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा जितना कि एक्सटर्नल। क्यों ऐसा क्यों होगा, जितना आप एक्सटर्नल बढ़ाते जाओ ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। जितने बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे उतना बड़ा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। यदि मैं आपसे एक बातें करूं तो ई ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, इंड्यूस वाला, यानी हम कह ले प्रेरित वैद्युत, यानी यहां से मैं कह रहा हूं प्रेरित हुआ है, प्रेरित इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र बराबर
माइनस, अब देखो क्यों, क्योंकि ये एक इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, इंड्यूस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, E बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विवेलेंट ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों आपस में बराबर होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा ना, बात को समझो ध्यान से, जितना ये होगा उतना ही, क्यों, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े होने के कारण जितने बड़े एक्सटर्नल फील्ड के अंदर हम रख रहे हैं उतना ही बड़ा एक्सटर्नल फील्ड यहां बन रहा है। अब इस बात को समझो, बस दोनों में यदि मैं देखूं तो वैल्यू के मामले में, मैग्नीट्यूड के मामले में दोनों सेम होंगे, डायरेक्शन वाइज अलग है, तो मैंने यहां पे लिख लिया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विवेलेंट ऑफ क्या, माइनस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ये बातें आपसे कही, यदि मैं आपसे ये बातें दिखाऊं तो यहां देख सकते हो कि यहां पे प्रेरित विद्युत क्षेत्र, यहां पे ला ये प्लस बाह्य विद्युत क्षेत्र बराबर कितना हो गया, 0। इसलिए हम कहते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा भी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत स्थिर वैद्युतिकी में हमने आपसे कई बार बताया था और बहुत अच्छे से पढ़ा था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, चालक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, 0 होता है। तो देख लीजिए बाय एक्सटर्नल और ये देखो एक्सटर्नल हो गया और ये इंड्यूस हो गया, दोनों का देखो ये जितना बना रहा है उतना ये इधर 4 कुला, इधर मान लो 4 का, इधर भी 4 का, तो 4 इधर 4 इधर, ऐसा तो 4 इधर जा रहा है 4 इधर जा रहा है, तो दोनों का मान क्या होगा, यदि 4 इधर जा रहा 4 इधर जा रहा है तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, डायरेक्शन बदल जाएगा, 4 तो 4। तो अब देखो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, यानी अभी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही थीम पढ़ा था कहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोगों ने ऐसा ही पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि कंडक्टर के अंदर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने जो पढ़ा था कंडक्टर, वो आइसोलेटेड पढ़ा था, आइसोलेटेड कंडक्टर को हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहां आइसोलेटेड कंडक्टर हम लोगों ने यूज किया था जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो रहा है, वो आपको दिख भी रहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही। और वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने क्या लिया था, एक्सटर्नल या आइसोलेटेड कंडक्टर लिया था, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाता है, 0। जैसे ही हमने एक्सटर्नल से जोड़ा किसी कंडक्टर को, वैसे ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब बात एक बातें को ध्यान रख के चलिएगा। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, ध्यान समझो, यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, क्या अभी भी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं या बैठे हैं, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो गया। सोच के बताओ, एकदम बढ़िया से सोच के बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन अभी भी मोशन कर रहे हैं कि रेस्ट पे बैठे हैं, चुप मार के रेस्ट पे बैठे हैं ना, सोच के बताओ एकदम। अभी मैंने क्या किया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो 0 हो गया, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो गया तो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस बात को हमें जानना है। यही बातें मैं आपसे पूछ रहा ना, सोच के जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलो अच्छा मैं बताता हूं क्या हो रहा है। यह देखो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जैसे ही हमने उसको कंडक्शन में, और ये देखो इंस्टेंटेनियस टाइम में होगा, यानी तात्क्षणिक समय में, बहुत छोटे से टाइम में इतना हो जाएगा। जैसे ही कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ते, वैसा ही ये काम हो गया, तुरंत का काम हो गया। और उस तुरंत के काम में क्या क्या हो रहा है, उन सारी चीजों को देखते जाओ। यहां पे क्या कह रहा, क्या इसके इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे, हां करेंगे, जरूर करेंगे। क्यों करेंगे, अब उस बात को समझो। यदि ये कंडक्टर, यदि ये रॉड, एक रॉड समझ लो, और इस रॉड को हम किसी कमरे में रखे और उस कमरे का ताप मान के चलो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है। अब उस तापीय ऊर्जा से
थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी पढ़ा है, जानता है काइनेटिक एनर्जी का केस। अब वो इसको क्या करेगा, वो उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो इसके जो कण होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जिसके कारण इनका जो मोशन होगा, इनका जो मोशन होगा बहुत तेजी से होने लगेगा। यानी मैंने आपसे क्या कहा, फर्स्ट पॉइंट कंसीडर किया, इसके इलेक्ट्रॉन अभी भी मोशन करेंगे, यानी इनके इलेक्ट्रॉन अभी भी मोशन करेंगे, यानी अभी भी इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख ले कि मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, गति करेंगे। क्यों किया, थर्मल एनर्जी यानी तापी ऊर्जा के कारण, तापी ऊर्जा के कारण चालक में उपस्थित कणों, चालक में उपस्थित कणों का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, का वेग बढ़ जाता है, और जिससे उन कणों की काइनेटिक एनर्जी, उन कणों की गति, जिससे उन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब समझो बात को ध्यान से, यानी इसके कण क्या करने लगे, बहुत तेजी से, ताप बढ़ गया 25 से 50 डिग्री सेल्सियस पे, 25 से 30 एम्पियर पे रखा, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा, जिस पर ये कंडक्टर क्या कर लिया, हीट एब्जॉर्ब कर लिया, और हीट एब्जॉर्ब करते ही इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी इनके जो कण हैं, वो क्या करने लगे, रैंडम मोशन करने लगे, बहुत तेजी से भागने लगे, कोई इधर जा रहा है, यानी कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, यानी बहुत बेहतरीन टाइप का। यदि मैं आपको दिखाऊं, यदि मैं एक कंडक्टर ड्रा करूं और इस कंडक्टर के यदि इनके मोशन को दिखाऊं, तो एक इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करके वहां, इस तरीके का एकदम जिग जैग टाइप का रैंडम मोशन, जिग जैग टाइप का। जैसे ही पाया बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं ना, बहुत तेजी वाला मूव कर रहे हैं, कण बहुत तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं, सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं ना, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो यही कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति, यही कहलाता है इलेक्ट्रॉनों की क्या, यादृच्छिक गति। एज ए डिफिनेशन हम लोग क्या इसको कहते हैं, यदि डिफाइन करें इसको, तो हम सिंपल भाषा में इसको कह सकते हैं कि कंडक्टर में तापी ऊर्जा के कारण और कंडक्टर में बहुसंख्यक, बहुत मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन ढेर सारी एनर्जी प्राप्त करके यादृच्छिक गति करने लगते हैं, यानी बहुत इधर उधर वाली गति कर, बहुत तेजी से ऊपर नीचे बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, उस गति को ही कहते हैं यादृच्छिक गति, उसी गति को कहते हैं यादृच्छिक गति। बात समझ आ रही, बात समझ में आ रहा है, ये होता है यादृच्छिक गति। अब बात समझ में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण और इनमें निरंतर टक्करों के लगने से इनकी गति अनियमित हो जाती है, इसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति कहते हैं। अब देखो एक बात, जो इलेक्ट्रॉन यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, कोई इधर कोई उधर, यदि मैं इसको समझाऊं तो ऐसा समझा लेता हूं, ठीक है, यदि मैं इसको समझाऊं तो यहां देखो इस तरीके की बात है, यानी एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये इलेक्ट्रॉन इस वेग से इधर जा रहा, एक इलेक्ट्रॉन इस वेग से इधर आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस वेग से ऊपर जा रहा है,
यह एक इलेक्ट्रॉन इस वेग से इधर जा रहा है, यानी सब एकदम अपने में गति कर रहे हैं, ऐसा रैंडम मोशन। यानी मैं कह रहा हूं तो कुछ ऐसा कि ये हो गया, ये इधर गया है, फिर ये इधर आया है, फिर ये इधर आया है, फिर ये इधर आया, ऐसे गति कर रहा है, इस टाइप की गति कर रहा, एकदम जिग जैग टाइप का ना, ऊपर नीचे, समझ में आ रहा, फील आ रहा है वो चीजें। तो जो ये जा रहा है ना, यानी सबका अपना, यानी सबने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया। हीट एब्जॉर्ब करने के कारण सबने अपनी अपनी एनर्जी इंक्रीज की, यानी क्या बढ़ाया, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक कक्षा 11 में पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी वाला चैप्टर, ठीक है, थर्मल में। वहां पे जैसे ही इसने काइनेटिक एनर्जी ली और एनर्जी लेते ही इनके सारे कण, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अपने अलग अलग वेग से रैंडम मोशन करने लगे। उसी को कह रहा है यादृच्छिक गति। अब सबका अपना वेग है, सबकी अपनी एनर्जी के कारण, तो यह जो वेग होगा, मान लिया इसका u1, इसका u2, इसका u3, इसका u4, तो ये जो मोशन है, ये जो वेग है, इस कण का अपना वेग जो है, उसी को कहते हैं हम लोग तापीय वेग। उसी को कहते हैं हम लोग तापीय वेग। क्यों? इसको देखो, तापीय वेग क्यों? क्योंकि हमने क्या दिया, तापीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा लिया, और उष्मीय ऊर्जा के कारण उसने हीट अब्जॉर्ब किया, और हीट अब्जॉर्ब कारण क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन बढ़ा। और सभी कणों का अपना अपना मोशन। हमने कहा इसको u1, इसका u2, इसका u3, इसका u4, इस प्रकार का, यानी इसके इस वेग को अब ऐसा कह सकते हो। मैं ऐसे तापीय वेग की बातें करूं आपसे, तो तापीय वेग क्या था, जब कंडक्टर के मुक्त इलेक्ट्रॉन या कण ना, अंदर के जो कण हैं वो उष्मीय ऊर्जा को प्राप्त कर अपना ताप बढ़ाकर अपने वेग का, यानी जिस वेग को वो प्राप्त करते हैं उस वेग को कहते हैं तापीय वेग। इसको कहते हैं हम लोग तापीय वेग, तापीय वेग। अब ये बातें समझो, ठीक है, ये कहलाता है तापीय वेग। अब देखो समझो, अब यही चीज जब ये मोशन कर रहे हैं तो एक बात दिमाग में आया होगा, सर जब ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं है, तो करंट ना, करंट क्यों नहीं? जब ये मोशन कर रहे हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, तो मोशन तो करेगा ही। लेकिन अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। यानी इनके सभी मोशंस को, यानी इन सभी वेग को जो औसत वेग लिया गया, इस टॉपिक के अंदर जो औसत वेग लिया गया, यानी एक कंडक्टर के अंदर इस तरीके के इलेक्ट्रॉन उधर उधर भाग रहे हैं, इनका जो अपना पर्सनल वेग है उसको कह रहे हैं तापीय वेग। और उन तापीय वेगों का जो एवरेज होगा, औसत जो होगा, वो जीरो होगा। यानी U एवरेज इक्वल टू जीरो। तापीय औसत तापीय वेग बराबर क्या, जीरो। इसी कारण देखो, यदि ऐसा होता, यदि ये जीरो नहीं होता, समझो बात को, यदि ये जीरो नहीं होता तो ये भी मोशन करते, बहुत तेजी से मूव करते, और ये वेग लगभग, ये जो वेग होता है लगभग, यानी U, ये अप्रोक्सीमेशन लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड का होता है। इतने स्पीड से इसके कण बहुत तेजी से भाग रहे हैं, थोड़ा मोड़ा स्पीड से नहीं। जैसे इसने हीट एब्जॉर्ब किया, एक्सटर्नल का काम खत्म। अभी मैं एक्सटर्नल जोड़ूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जब इंट्रोडक्शन कराना स्टार्ट करूंगा तो एक्सटर्नल भी जोड़ के लगातार, ये तो जोड़ने पर ही जो काम हुआ उसकी बातें मैं कर रहा हूं, ठीक है, वो बातें हुई ये सारी। जोड़ा, ये तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया, जीरो। क्या इलेक्ट्रॉन सुस्त पड़ा था, नहीं, मोशन कर रहा है। किसके कारण मोशन कर रहा है, उस तथ्य को अब जान रहे हैं हम लोग। किसके कारण मोशन कर रहा है, सर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या कर रहा है, उसका वेग बढ़ रहा है, उन कणों का वेग बढ़ रहा है, और वेग बढ़ने के कारण उनका क्या बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी। जो वेग बढ़ा वो क्या हो रहा है, लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड, इतना वेग बढ़ रहा है। ये वाला वेग,
ये वेग हो गया, और इससे ये बहुत तेजी वाला गति कर रहा है। इनका अपना पर्सनल इंडिविजुअल जो वेग होगा उसको कहेंगे तापीय वेग, और इनका जो औसत होगा, क्योंकि औसत ही लेंगे, औसत ही लेंगे, उसको क्या माना गया, उसको क्या माना गया, 0। औसत तापी वेग का मान क्या हो गया, 0। यानी मैं उसी बात को दिखाऊं आपको तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि U एवरेज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN अपॉन में n, और इनके अंदर यही टेंड कर जाएगा किसके, 0 के। ये हो गया आपका औसत तापी वेग, और इसका मान क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो रहा है। अब एक बात और, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की बातें मैं करूं, ये वेग है, ध्यान दीजिएगा, मैं वेग वेक्टर क्वांटिटी के साथ बातें कर रहा, वेग है। इसको, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, इस बात को ऐसे भी देख सकते हो, यदि मैं आपको दिखाऊं कि एक कण, जैसे मैंने कहा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इनके साथ इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाले लगे हुए हैं, इनके पास पॉजिटिव है, इनके साथ ये निगेटिव लगा हुआ है, ये इनके पास पॉजिटिव है, ये निगेटिव लगा हुआ है, ये पॉजिटिव है, इनके साथ निगेटिव, देखो ये कोलाइड करके यहाँ जाए, यानी ये यहाँ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। फिर ये वाला अब ये जाके इसके साथ चिपकता है, ये आके इधर, तो ये इससे निकलता है, ये ऐसे निकल रहा है, ये ऐसे कर, तो ये जो गति है सबका अपना अपना, यानी सबका अपना अपना, ये ऐसे करे तो ये जितना उधर गया उतना इधर आया, और नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। ऐसे है, यानी गति कैसे हो रही है, यू वाली, देखो ध्यान से समझो, यू एंड यू ना, पहले जिस पे जा रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर है ऐसे वाली जो गति कर रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो नेट, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, वेग के बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्या इनका चाल, तापी चाल, स्पीड 0 है क्या, नहीं। स्पीड 0 है क्या, चाल 0 है क्या, नहीं। आपको पता होगा काइनेमेटिक के केस में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाती है, कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां आती है, और फिर कोई ऑब्जेक्ट यहां पुनः आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होता है, जहां से चला वहीं वापस आया, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, लेकिन दूरी कुछ न कुछ हुआ, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो उस बात को भी नोट करके लिख लेंगे कि तापीय चाल शून्य नहीं होगा, तापीय चाल शून्य नहीं होगा, ठीक है। ये अब दूसरी बात, हमने कहा माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, ठीक है, माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं। तो एक बात समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण दूरियां तय कर रहे हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले से जाके टकरा रहा, तो एक दूरी तय कर रहा है, यानी दो इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को हम कहते हैं मुक्त पथ, उसको कहते हैं मुक्त पथ, ठीक है, उसको कहते हैं मुक्त पथ। डिफिनेशन लिख ले, डिस्प्ले पे। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी को इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ कहते हैं। सेकंड पैरा में देखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत मुक्त पथ या माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, अभी डिफिनेशन लिखा डिस्प्ले से ना, डिस्प्ले हो रहा था, अब उसपे देखो क्या सीधी सीधी बात लिखा था, दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच जो टक्कर हुआ, दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच जो टक्कर हो रहा, यानी कोलिजन हो रहा है। टक्कर में ये नहीं कि जाके टकराया, ऐसी कोई चीजें नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा ले जाके धड़ाम से मारा धक्का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से देखो ये जा रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन ये निकला, तो ये पॉजिटिव बचेगा। अब ये पॉजिटिव जब बचेगा तो उसको क्या करेगा,
एक निगेटिव वाला जाएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा ना, जाके टक्कर नहीं। कोलिजन का इन द सेंस, कोलिजन को लोग समझते हैं टक्कर हो रहा है, जाके टकरा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। कोलिजन का सीधा सा कॉन्सेप्ट रखो कि वेलोसिटी बदल जाती है, इस वेलोसिटी बदल जाती है, मोमेंटम बदल जाता है, वो ऐसा कॉन्सेप्ट रखो। वेलोसिटी चेंज के कारण काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है, ये सारी चीजें, इस फील को रखो अपने पास, ठीक है। तो यहां जो पाथ का निर्धारण हो रहा है तो इसको कहते हैं मुक्त पथ। तो इसको λ1, इसको λ2, λ3, λ4, ऐसे ही पूरे कंडक्टर के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ दूरियां तय कर रहे हैं। उसे कहते हैं उनका एवरेज, उनका एवरेज कहलाएगा माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। यदि मैं एक बातें करूं, इसको भी नोट कर ले क्योंकि इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ ड्रिफ्ट नहीं, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे मैं आया नहीं हूं। तो यार देखो, ये यहां से निकाला, सबका अपना अपना मोशन, सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी का जो कंडक्टर के अंदर एवरेज लिया गया वो क्या लिया गया, 0। अभी हमने वहां लिखा ना, वेलोसिटी का जो एवरेज लिया गया वो 0। तो यदि मैं आपको इसी बात को यहीं पे बराबर 0 लिखूं तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इतनी बातें नोट करो। तो माध्य मुक्त पथ वाली बातें अभी मैंने समझाई, उसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, ठीक है। यदि ये मिटा दे, हो गया हो तो चलो इसको मिटा देते हैं। अब इस बात को देखो, यदि दूसरी बातें मैं आपसे करूं तो ये बातें देखो, देखो यहां से मैं क्या कह रहा, एक चला λ1, दूसरा चला ये λ1, λ2, λ3, इस तरीके का सब अपना है, यानी मुक्त पथ, फ्री मोड में वो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा। तो उसका एवरेज, ऐसे भी कह सकते हो, उसका जो एवरेज होगा, इसको लैम्डा से शो करते हैं, और इसका जो एवरेज होगा वही कहलाएगा माध्य मुक्त पथ। तो ये हो गया λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 डॉट 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 लैम्डा n बटे में कितना n, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, माध्य मुक्त पथ। अब रहा शांति काल। तो इतनी बातें पहले नोट कर लीजिए, नोट करिए, तो शांति काल की तरफ चले, नोट करिए। चलिए अब देखो, ये तो हो गया माध्य मुक्त, शांति काल को भी देख लो वैसे ही। इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय शांति काल कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि ये यहां से यहां जा रहा है, एक कुछ दूरी चला, और उसको दूरी तय करने में समय भी तो लगा होगा। ये देखो, ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है किसकी अनुपस्थिति में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुपस्थिति, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0। जब एब्सेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। यानी एब्सेंट होने पे ये सारी चीज कंडक्ट भी किसके वजह से हो रही है, एनर्जी, थर्मल, ये तो हो रहा है। एक बढ़िया सा रिलेट होगा, बहुत बढ़िया काम करेगा, ठीक है। तो यहां पे यदि मैं शांति काल की बात करूं तो दो क्रमागत टक्करों के बीच माध्य मुक्त पथ, ऐसा कह लो, या मुक्त पथ चलने में, सीधे करो, दो क्रमागत टक्करों के बीच ना, दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच माध्य मुक्त पथ चलने में लगे समय को शांति काल कहते हैं। डेफिनेशन लिख ले डिस्प्ले पे से ना, हो रहा है स्क्रीन पे। चलो आगे देखो क्या हुआ इन पे, मैंने अभी डिस्प्ले हो रहा था, दो क्रमागत टक्करों के बीच क्या हो रहा है, जो माध्य मुक्त पथ चलने में, यानी मुक्त पथ चलने में जो दूरी तय समय लग रहा है उसी को कह रहे हैं शांति काल, जिसको हम लोग किससे दिखा रहे हैं, टाउ से। यहाँ जो समय एक्सपेंड हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ जा रहा है, T1 टाउ 1 लग रहा है, दूसरा यहाँ टाउ 2 लग रहा है, टाउ 3 लग रहा है, तो यहाँ पे टाउ मीन जो होगा, यानी उनका औसत कंडक्टर के अंदर, उसको कहेंगे हम लोग शांति काल। जो रिलैक्सेशन टाइम है उसको, उनका मीन। तो यहां हो गया टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 4 डॉट 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 प्लस टाउ n बाई n, ये हो गया इसका, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है इस वजह से, क्योंकि इसका मान क्या है, एवरेज का मान 0,
ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आपसे की। यादृच्छिक मोशन पे इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन कर रहा है, रैंडम मोशन कैसा है, माध्य मुक्त पथ क्या है, शांति काल क्या है, इन सब चीजों पे डिस्कस किया। जो अगली टॉपिक हमारी होगी वो होगी अनुगमन वेग। अनुगमन वेग छोटा सा फील दे के अभी चल रहा हूं मैं आपको, छोटा सा फील। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर डिटेल में बातें करूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो टॉपिक भी है आपके बोर्ड की दृष्टि से, उसके निगमन को पूछता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसका नाम अंग्रेजी में, हिंदी में उसको अपवाह वेग या अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। अब उस चीज को आप समझ के चलो क्या हो रहा। यदि मैं आपसे बातें करूं, समझ लीजिए, फील लेके चलो। यदि मैं आपसे बातें करूं तो हर इलेक्ट्रॉन का एक अपना वेग है, सब रैंडम मोशन कर रहे हैं, एकदम रैंडम, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। यदि मैं आपसे कहूं तो इस कंडक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ तो देखो ये एक्युमुलेट हो गए, जम गए, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला इधर जम गया, पॉजिटिव वाला इधर जम गया। यदि मैं इसी को मैं क्या करूं, किसी सेल से जोड़ दूं, किसी सेल से जोड़ दूं, तो अब एक बात देखो, ये जमने नहीं पाएगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल फटाक से इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और अपने पास रखेगा। और सेल, ये बात अब दिमाग से निकाल दो, जो बैटरी होती है वो बैटरी चार्ज देती नहीं है, बैटरी चार्ज देती नहीं है। बैटरी उसको एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है जिससे वो इसमें से निकाले इलेक्ट्रॉन को और चार्ज दे। यानी इलेक्ट्रॉन को ऐसे दौड़ा रही है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे दौड़ा के इस पे डाल रही है, ठीक है। यानी अब ये ऐसा लगातार हो रहा, यानी जमने नहीं दे रहा। अच्छा, जमने नहीं दे रहा है तो इसका मतलब सर लगातार होगा, ऐसे समझो। यदि कहूं मैं लगातार हो रहा होगा ना, लगातार हो रहा होगा तो ऐसा लग रहा होगा कि सर स्पीड बढ़ गई होगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ गई होगी, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ गई होगी, एक्सेलरेशन बढ़ गया होगा। ऐसी चीजें केवल लग रही है कि लगातार हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का निगमन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा तो वहां पे मैं फील फिर से दूंगा आपको। अभी बात इसको समझो, मैं अनुगमन वेग का थोड़ा सा फील देना चाह रहा, मैं इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो यहां पे वो क्या होगा, तो लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हुआ? इस कंडक्टर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन खड़ा हो रहा है भागने के लिए दूसरे कण से, उस कर्नल चार्ज से जाकर टकरा जा रहा है। टकराने का मतलब वही पॉजिटिव वाला, उसको बहुत सारे है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, बहुत सारा, समझ में आ रहा है। यानी यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है इसके पास, फिर यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसा। तो जैसे ये निकला फिर जाके इससे दलाम, ये जाके इससे दलाम ना जाके टकरा रहा है, फिर ये इससे जाके ऐसे टकरा रहा है, इस तरीके का। यानी जैसे ही वो भागना चाह रहा है, किस स्पीड से भागना चाह रहा था, 10⁵ मीटर पर सेकंड, इस वाले स्पीड से बहुत तेजी से भागना चाह रहा था, लेकिन जाके अगले वाले ने उसको क्या कर लिया, कोलिजन हो गया। कोलिजन का मतलब अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, टक्कर नहीं। पॉजिटिव वाला उसको अट्रैक्ट कर लेगा और उसकी स्पीड को क्या करेगा, घटा देगा। उसके स्पीड को क्या करेगा, घटा देगा। उसके स्पीड के घटने के कारण क्या रिस्पॉन्स आया वो देखो। यदि मैं आपसे कहूं कि ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे देखो ये ऐसे कुछ है, ऐसे कंडक्शन, यहाँ पे हमने कहा ये है, यहाँ पे हमने आपसे कहा ये है, यहाँ पे हमने कहा ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया। यदि मैं कहूँ ये इधर आया और ये इधर आया, ये ऐसे आ रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके गति कर रहा है, यानी ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर आया। यदि इस तरीके का रैंडम मोशन कर रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होता, तब ये वाला पार्टिकल, यानी ये टक्कर ऐसे होता और ये वाला आके इधर होता, तब ये इधर नहीं जाता। जब एब्सेंट होता तो ये आता इधर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता और नेट एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती, जीरो हो जाती।
लेकिन आपने किससे जोड़ दिया है? सेल से। जैसे ही सेल से जोड़ा तो ये इससे भी कोलिजन होके ये इधर बढ़ा और फिर ये आगे वाले से भले टकराए, ये यहां से टकराए, फिर यहां से ऐसे टकरा के यहां जाए, इस तरीके का हो। तो देखो यदि मैं सीधी सीधी बात करूं तो ये देखो इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? ये जो छोटे से डिस्प्लेसमेंट हुई यानी ये स्पीड नहीं बढ़ पा रहा था, स्पीड नहीं बढ़ पा रहा था कि अगला वाला रोक ले रहा था, लेकिन ये वाला जो सेल था उसको एक एनर्जी प्रोड्यूस की, वो थोड़ा सा बढ़ गया। यानी वो ऐसे 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 समझो, ऐसे 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 समझो, ऐसे 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 टकरा के फिर ऐसे आया, फिर ऐसे ऐसे बढ़ा के, यानी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। जो थोड़े थोड़े बढ़ने में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कहलाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि अब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे घसक रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन का मोशन तो रैंडम है, इस तरीके का इस तरीके का इस तरीके का हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इस तरीके का इस तरीके का थोड़ा थोड़ा बढ़, ये जो बढ़ रहा है इसका वेलोसिटी, यही कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अभी मैंने क्या किया, इसकी बात अभी नहीं की, मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं, तापीय वेग वाला और ये अनुगमन वेग वाला, इसलिए मैंने इसको फील दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी प्रूविंग लेके आने वाला और ढेर सारी बातें भी इस पे करने वाला। अभी मैंने क्या किया, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के होने और ना होने पे किस तरीके का बिहेव होगा और उनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा कैसा होगा, इसी को कहते हैं मॉडल भी, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मॉडल भी कहते हैं। इसी तरीके का मोशन करते हैं। तो ये यादृच्छिक मोशन आपको समझ में आया, रैंडम मोशन क्या हुआ ये बातें समझ में आई, माध्य मुक्त पद समझ में आया, या शांति काल क्या हुआ ये बातें समझ में आई। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। मन लगा के पढ़िए, ठीक है, एक एक चीज को नोट करके चलिए, जितना फील दे रहा उस फील को, और नोट्स अपनी भाषा में लिखे, शब्दों का अपना यूज करें। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पे बहुत बढ़िया फर्क पड़ेगा, रिस्पॉन्स दिखेगा, एक एक चीजों को सीखते हुए चले। ठीक है, और ऐसे ही आपका ढेर सारा प्यार बना के रखे। ठीक है, तो आपको भी एक बार पुनः मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। धीरे धीरे हमारा चैनल प्रोग्रेस की तरफ है, बच्चों का ढेर सारा प्यार इस पे आ रहा है, ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये रहा, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मुझे बच्चों द्वारा वर्क भी मिल रहा ना, बच्चों द्वारा टॉपिक मुझे समझाई जा रही है, बताई जा रही है कि सर इस चीज़ को लेके आइए, सर इस चीज़ पर डिस्कशन करिए, जिससे मुझे बहुत सारा हेल्प मिल रहा है। तो ऐसे ही आप सभी लोग अपना प्यार मेरे पे बना के रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।